नमस्कार दोस्तों। आइए हम इंग्लिश में जो हमारा बेसिक कोर्स चल रहा है उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करें। और ये टॉपिक है हमारा एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। वॉइस यानी कि पैसिव वॉइस और पैसिव वॉइस को पहचानना कुछ लोगों को बहुत कठिन लगता है और उन्हें हमेशा कन्फ्यूजन रहता है कि पैसिव वॉइस की पहचान क्या है। आज हम इस वीडियो में पैसिव वॉइस को कैसे पहचानते हैं इस पर हम चर्चा करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज के वीडियो के देखने के बाद, आज की चर्चा के बाद आपको कभी पैसिव वॉइस को पहचानने में कंफ्यूजन नहीं होगा। इसलिए हमने आज के वीडियो में हिंदी में कोई वाक्य है तो कैसे पहचानेंगे और इंग्लिश में कोई वाक्य है तो उसको कैसे पहचानेंगे कि वो एक्टिव वॉइस का है या पैसिव वॉइस का है। अक्सर हमें दिक्कत होती है तो हम उसके लिए जो है परेशान रहते हैं। हमने जो मेथड अपनाई है बहुत ही सिंपल है और इस मेथड को यदि आपने समझ लिया और इसकी प्रैक्टिस कर ली, पूरी लाइफ में आप पैसिव वॉइस को पहचानना नहीं भूलेंगे। इतना ही नहीं, आप अपने दोस्तों को भी, जो भी आपके छोटे भाई बहन हैं, जो भी लोग आपके परिवार में हैं, उनको आज ही इस वीडियो को देखने के बाद आप पैसिव वॉइस की पहचान समझा देंगे, ये मेरा विश्वास है। तो आइए दोस्तों पहचानते हैं। आपने यहां पर देखिए 10 वाक्य हिंदी में लिखे हुए हैं। अंग्रेजी सीखी जाती है, बच्चों ने पाठ याद कर लिया होगा, कहानी सुनाई जा रही है, शेर मारा गया था, तुम्हारे दोस्त को पद्मश्री दिया जाएगा, तस्वीर टांगी गई है, सीता को चुनाव में चुन लिया गया, पत्र भेजा जा रहा था, मैंने कहानी पढ़ ली है, बच्चों को छुट्टी दी गई थी। इसमें मिले जुले वाक्य हैं। कुछ वाक्य इसमें एक्टिव वॉइस के हैं, कुछ वाक्य इसमें पैसिव वॉइस के हैं। अभी हम जब पहचान पर चर्चा करेंगे, कैसे पहचानते हैं, आपको उसी पहचान को याद रखना है, उसी को समझना है। इंग्लिश में भी देखिए, द फिगर हैज बीन चेक्ड, द क्वेश्चन विल बी डन टुमारो, teacher has taught the lesson, bicycle was stolen, this house is maintained by me, letter was being torn in the street, new dress is purchased every month, three horses will be allowed in the field, he gave me a nice pen, the lesson had been discussed in the class. These are 10 sentences in English and they are mixed. Some sentences are in active voice, some sentences are in passive voice. After discussing the method, how to identify voice of the sentence, we will be able to identify each of these 10 sentences as active voice or passive voice correctly. यहाँ पर देखें जो हमने वाक्य लिए हैं बच्चों, सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कहने से पहले, पहचानने से पहले ये निश्चित करना होगा कि वाक्य में क्रिया है, वर्ब है, कोई काम है। अगर वर्ब नहीं है तो आपको पैसिव वॉइस नहीं बताना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पैसिव वॉइस तभी होगा जब सेंटेंस में वर्ब होगी। ये पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट ये है कि पैसिव वॉइस में किसी न किसी चीज, किसी न किसी व्यक्ति जो कि उस क्रिया से संबंधित है जरूर इस्तेमाल होगा। ये दो बातें पहले समझ लीजिए कि देखिए हर सेंटेंस में क्रिया है। यहां सीखना है, यहां याद करना है, यहां सुनाना है, यहां मारना है, यहां देना है, यहां टांगना है, यहां चुनना है, यहां भेजना है, यहां पढ़ना है और यहां देना है। तो हर वाक्य में क्रिया है। ऐसा कोई वाक्य नहीं होगा जो पैसिव वॉइस में है और क्रिया नहीं है। इस बात को आप ध्यान में रखिए। Here also you will find that verb is there, checked is there, done is there, taught, stolen, maintained, torn, purchased, allowed, gave, and discussed. These are the verbs in sentences. So there cannot be a sentence in passive voice without a verb in it. This is one point. And another point is there cannot be a sentence in passive voice without having an object or a person which is directly related to the verb. Relation between
the subject of the sentence and verb. This you will have to see. For passive voice, let us discuss what are the points of identification. सबसे पहले आइए हिंदी में बात करें. हिंदी में कोई भी वाक्य पैसिव वॉइस में है तो उसकी हम पहचान कैसे करेंगे, और ये बिल्कुल पक्की पहचान है, बिना किसी झिझक के, बिना किसी डर के, बिना किसी कंफ्यूजन के आप पैसिव वॉइस कहेंगे यदि ये बातें आप समझ गए. पहला पॉइंट है, वाक्य में क्रिया के अलावा, एक बार देख लें यहां जो लिखा हुआ है वो कैमरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. हाँ जी, कैमरे में आ रहा है. वाक्य में क्रिया के अलावा जाना या इसके रूप होंगे. जाना या इसके रूप होंगे. अब जाना के रूप क्या है देखिए. जाना का रूप है जाना हो सकता है, जा हो सकता है, गया हो सकता है, गई हो सकती है, जाती हो सकती है. ये टेंस के अनुसार होगा. एक चीज और यहां बच्चों ध्यान दीजिए, जाना अवश्य होगा और पैसिव वॉइस के सेंटेंस का टेंस जाना या इसके रूप से ही पता चलेगा. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. जनरली हमें ये समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों है. आज आप समझ लीजिए कि ऐसा क्यों है, क्योंकि टेंस का निर्धारण इन शब्दों से होगा, इन शब्दों से. अब आप देखिए, जहां जाना है वहां पैसिव वॉइस हो सकता है. दूसरा पॉइंट ये है, काम कोई और करेगा, क्रिया कोई और करेगा, काम कोई और करेगा, क्रिया किसी और के द्वारा की जाएगी, क्रिया किसी और के द्वारा की जाएगी. देखिए यहां पर क्रिया है सीखना, क्रिया के अलावा जाना है, जाती है, ये क्रिया के अलावा है, तो ये पैसिव वॉइस हो सकता है. तीसरा देखिए, तीसरा पॉइंट क्या है, काम कोई और करेगा. काम कोई और करेगा, अंग्रेजी सीखी जाती है, अंग्रेजी सीखने का काम कोई और करेगा, ये कौन करेगा इसमें पता नहीं है, इसलिए ये पैसिव वॉइस है. इसलिए ये पैसिव वॉइस है. अंग्रेजी सीखी जाती है, दोनों शर्तें पूरी हैं, एक तो क्रिया है और क्रिया के अलावा जाना का रूप है. बच्चों ने पाठ याद कर लिया होगा, इसको आप पैसिव वॉइस का नहीं कह सकते. क्यों? क्योंकि इसमें जाना या जा का रूप नहीं मिल रहा है. बहुत आसान है, आपको अर्थ पर या उसके भाव पर नहीं जाना है, आपको शब्द देखना है. शब्द अगर जाना या इसके रूप है तो पैसिव होगा क्रिया के साथ, अगर जाना और इसके रूप है तो पैसिव होगा, अन्यथा पैसिव नहीं होगा. सेंटेंस नंबर 2 आप एक्टिव वॉइस कहेंगे क्योंकि इसमें जाना का रूप नहीं है. और दूसरा ये भी है कि काम कौन कर रहा है, बच्चों का याद करना कौन कर रहा है, बच्चे. सीधा सीधा संबंध. यहां अंग्रेजी सीखना कौन सीख रहा है पता नहीं, इसलिए ये पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस है. कहानी सुनाई जा रही है, देखिए सुनाना है और जाना का जा है, जाना का जा है, तो ये भी पैसिव वॉइस होगा. कहानी कोई और सुना रहा है, ठीक, तो ये पैसिव वॉइस है. शेर मारा गया था, गया इसी का रूप है, गया जाना का रूप है, और मारना, मारना और जाना दोनों के क्रिया भी आई है और जाना का रूप भी आया है. और किसी और ने मारा, शेर किसी और ने मारा, इसलिए ये पैसिव वॉइस है. तुम्हारे दोस्त को पद्मश्री दिया जाएगा. देखिए, तुम्हारे दोस्त को पद्मश्री दिया जाएगा. जाएगा जाना और देना, देना क्रिया है और उसके साथ में जाना जा का रूप लगा हुआ है, तो ये भी पैसिव वॉइस है. तुम्हारे दोस्त को पद्मश्री दिया जाएगा, पैसिव वॉइस है. तस्वीर टांगी गई है, टांगना और जाना, जाना का गई रूप है, इसलिए ये भी पैसिव है. सीता को चुनाव में चुन लिया गया, तस्वीर किसी और ने टांगी, इस पैसिव. सीता को किसी और ने चुना, सीता ने स्वयं को अपने को नहीं चुना, तो ये पैसिव है. और देखिए चुनना और गया, चुन लेना और जाना का रूप है, इसलिए ये भी पैसिव है. ध्यान दीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है. सीता को चुनाव में चुन लिया गया होगा, एक्टिव हो ही नहीं सकता, ये पैसिव है 100%. आप पहचान के आधार पर कहिए. पत्र भेजा जा रहा था, बताइए, पत्र
भेजा जा रहा था, काम कोई और कर रहा था, ठीक है। भेजना के अलावा जा है पैसिव, सारी पैसिव की शर्तें पूरी है, इसलिए पैसिव। मैंने कहानी पढ़ ली है, काम करने वाला, पढ़ना कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं, सीधा सीधा संबंध है। और जा नहीं है, इसको देखिए, कहीं जा है नहीं है, जाना है नहीं है, जाना का रूप है नहीं है, तो फिर ये एक्टिव वॉइस है। ये एक्टिव वॉइस है क्योंकि पैसिव वॉइस की शर्त पूरी नहीं कर रहा है ये वाक्य। बच्चों को छुट्टी दी गई थी, बच्चों को छुट्टी दी गई थी, छुट्टी देने का काम कोई और कर रहा है, टीचर्स कर रहे हैं, प्राचार्य कर रहे हैं, कोई और कर रहा है, और देना है और जाना का रूप है। तो ऐसे चाहे कोई भी वाक्य आप देखें, उनमें आपको पैसिव वॉइस समझ में आ जाएगा। शर्त ये याद रखिए, हिंदी के वाक्यों की पैसिव वॉइस की पहचान ये है। बहुत आसान है, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और ये बातें याद रखिए। आप इसके भाव अर्थ को मत देखिए, क्या सेंटेंस है, कोई बहुत बड़ा सेंटेंस है, आपको उस पर नहीं ध्यान देना है। पहचानने के लिए आपको इस पर ध्यान देना है कि क्या क्रिया के अलावा जाना या इसके रूप आए हैं। काम कोई और कर रहा है, इसका मतलब ये पैसिव है। और अगर जाना नहीं आया है और काम स्वयं जो करता है वही कर रहा है, कर्ता का सीधा संबंध है क्रिया से, तो एक्टिव वॉइस है। दो सेंटेंस देखिए एक्टिव वॉइस के, ये एक्टिव है और ये एक्टिव है और बाकी सब पैसिव है। ये पैसिव है, 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 ये पैसिव है और ये भी पैसिव है। तो एक्टिव पैसिव वॉइस की पहचान आप इसको नोट कर लीजिए, ये पॉइंट जरूर नोट करिए। वाक्य आप कोई भी और ले लीजिए, अपनी पुस्तक ले लीजिए, अपने आप सोचिए, किसी दोस्त से मांगिए कि मैं वाक्य दीजिए, हम उसमें पैसिव वॉइस होगा तो बता देंगे, एक्टिव है या पैसिव है, हम ये पहचान जानते हैं, ठीक है। अब देखिए इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में भी हमें कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला पॉइंट याद रखना है, इसको मैं मिटा रहा हूं, थोड़ा सा स्पेस हो जाना चाहिए। या देखते हैं यहां आएगा क्या, देखते हैं अगर कैमरे में ये आएगा, नहीं आ रहा है, कैमरे में ये नहीं आ रहा है, तो अब हिंदी के वाक्यों को मिटा देते हैं। आपने नोट कर लिया होगा, नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको हम देखते हैं। अब पैसिव वॉइस सेंटेंस अगर इंग्लिश में है तो क्या पहचान है, आप जानते भी होंगे, पहचान कुछ आपको पहले से पता होगी, लेकिन आज आपका ये कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, सरल हो जाएगा अगर आपने इन पॉइंट्स को समझ लिया। कोई भी सेंटेंस, जैसे हिंदी में आपने समझ लिया, कोई भी सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, हिंदी में लिखा हुआ है, आप उसको समझ लेंगे, क्योंकि क्रिया के अलावा जाना या इसके रूप होंगे, और दूसरा क्या है, काम कोई और करेगा, ठीक है। अब देखिए इंग्लिश में पहचान क्या है। पहला पॉइंट, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी सेंटेंस में। ऐसा कोई पैसिव वॉइस का सेंटेंस नहीं होता है जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना हो और पैसिव हो। वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म होगी और थर्ड फॉर्म से पैसिव वॉइस की पहचान है, थर्ड फॉर्म होना जरूरी है। देखते हैं, चेक थर्ड फॉर्म है, डन थर्ड फॉर्म है, टॉट थर्ड फॉर्म है, मेंटेन थर्ड फॉर्म में है, टॉड थर्ड फॉर्म में है, परचेज थर्ड फॉर्म में है, अलाउड थर्ड फॉर्म में है, गेव थर्ड फॉर्म में नहीं है, गेव इज सेकंड फॉर्म, गिव गेव गिवन, अगर गिवन होता तो थर्ड फॉर्म होता। द लेसन हैड बीन डिस्कस्ड थर्ड फॉर्म है। तो जो थर्ड फॉर्म के सेंटेंसेस हैं उनमें पैसिव वॉइस हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2 है हेल्पिंग वर्ब जरूर होगी। देखिए जरा ध्यान से सुनिए, हेल्पिंग वर्ब जरूर होगी, हेल्पिंग वर्ब जरूर होगी। थर्ड फॉर्म का ये नियम है, बिना हेल्पिंग वर्ब के थर्ड फॉर्म नहीं आती, ध्यान रखिए, बिना हेल्पिंग वर्ब के थर्ड फॉर्म नहीं आती, और सेकंड फॉर्म कभी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं आती, ये ध्यान रखिए। अगर मैं यहां ये कर दूं, टीचर टॉट द लेसन, हैज हटा दूं, टीचर टॉट द लेसन, तो ये टॉट सेकंड फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि टीच टॉट टॉट, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों टॉट ही है, तो थर्ड फॉर्म है सेंटेंस में या सेकंड फॉर्म है, कैसे पता चलेगा? सेकंड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के होगा, थर्ड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के साथ होगा। यहां हैज हेल्पिंग वर्ब है तो ये थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, तीसरा पॉइंट है
कि बी, बीइंग और बीन, इनमें से कोई एक जरूर होगा, यानी कि इसको हम बोलते हैं बी, बीइंग, बीन जरूर होगा। अगर ये नहीं है तो फिर पैसिव वॉइस नहीं है। थर्ड फॉर्म हो सकती है, हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है। देखिए एग्जांपल, सेंटेंस नंबर 3, टीचर हैज टॉट द लेसन, फर्स्ट टू कंडीशंस आर फुलफिल्ड हियर। देयर इज थर्ड फॉर्म in the sentence and there is also one helping verb has used. Therefore this is under doubt, but this point clears it. This point clears it. There is no be, being or being. ठीक है बेटा? बी के लिए थोड़ा सा एक पॉइंट ध्यान रखिए। बी के लिए प्रेजेंट में इज एम आर आता है। अगर इज एम आर आया है तो हम कहेंगे बी आया, ठीक। और पास्ट में वॉज वर आएगा। अगर वॉज वर आया तो हम कहेंगे बी आया, ठीक है। ये डबल रूल में हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब भी होगी और बी का फॉर्म भी होगा। इसके अलावा अगर ये आ जाए, सीधा थर्ड फॉर्म आ जाए तो पैसिव, ठीक है। बी ना करके ये आएगा तो आप इसको हेल्पिंग वर्ब भी कहेंगे और ये जरूरी है बी के फॉर्म से। दीज आर फॉर्म्स ऑफ द वर्ब बी है, ठीक। अब देखिए ऐसा कोई देखें इसमें इज एम आर आया हो, ये आया इज, वॉज आया हो नहीं, यस ये आया वॉज। अब देखिए इसके बाद अगर थर्ड फॉर्म है तो पैसिव होगा। बाइसिकल वॉज स्टोलन, स्टील, स्टोल, फर्स्ट फॉर्म क्या है स्टील, सेकंड फॉर्म क्या है स्टोल और थर्ड फॉर्म क्या है स्टोलन। तो अगर इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म है, ये बी है और हेल्पिंग वर्ब भी है, बी है और हेल्पिंग वर्ब भी है, तो थर्ड फॉर्म है, ये पैसिव है, ठीक है। ये पैसिव है, दिस इज पैसिव। और इज वाला देखिए इज परचेज्ड, इज है और थर्ड फॉर्म, बी है थर्ड फॉर्म, ये भी पैसिव वॉइस है। पहचान देखिए, 3 पॉइंट याद रखिए। पहला वर्ब की थर्ड फॉर्म, दूसरा हेल्पिंग वर्ब, तीसरा बी। ये जरूर होगा, ये जरूर होगा। अगर ये नहीं है तो आप पैसिव मत बोलिए। पहला देखिए हेल्पिंग वर्ब है, बीन है, देखिए बीन आया तो ये पैसिव है। पहचान देखिए आप, पैसिव है। दिस क्वेश्चन विल बी डन, बी आया और थर्ड फॉर्म आई और हेल्पिंग वर्ब विल है तो बी थर्ड फॉर्म, तो ये भी आप कहेंगे इसको पैसिव है, बिल्कुल कहेंगे क्योंकि शर्तें पूरी हो रही हैं। टीचर हैज टॉट द लेसन, हेल्पिंग वर्ब आया, थर्ड फॉर्म आया, लेकिन इसमें से कोई नहीं है। जब इसमें से कोई नहीं है तो फिर ये पैसिव नहीं होगा, ये एक्टिव वॉइस होगा। समझने की बात है। दिस हाउस इज मेंटेन, इज आया है, इज इसका फॉर्म है बी का, तो यानी कि बी आया है और थर्ड फॉर्म आई है मेंटेन, ये भी पैसिव वॉइस होगा। लेटर वॉज बीइंग, बीइंग आया, बीइंग और थर्ड फॉर्म है टॉन, हेल्पिंग वर्ब है वॉज, तीनों शर्तें पूरी हो रही है तो ये पैसिव। 3 horses will be allowed, बी आया, थर्ड फॉर्म आया, हेल्पिंग वर्ब आई तो ये पैसिव हो गया। He gave me a nice pen, थर्ड फॉर्म नहीं आई, जब थर्ड फॉर्म नहीं है तो इमीडिएटली आप डिसीजन ले लीजिए, ये एक्टिव वॉइस है। The lesson had been discussed, हेल्पिंग वर्ब है, बीन आया है, बीन आया है तो फिर ये पैसिव वॉइस है। बच्चों आपने 10 सेंटेंस इंग्लिश के देखे और उनमें आपने वॉइस को पहचान लिया, एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस है। हिंदी में भी जो 10 वाक्य लिखे थे उसमें भी आपने पहचान लिया। तो हिंदी की पहचान और इंग्लिश की पहचान मत भूलिए, और जब आप वॉइस पहचान लेंगे तो अगले वीडियो में हम बताएंगे कि इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, एंड हिंदी से अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। ये ट्रांसलेशन बहुत इजी है। वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो, and if you have subscribed to our channel you will get it automatically. If you have not subscribed, please subscribe to our channel शाक्या एकेडमी, और आपको इस तरह के इंटरेस्टिंग एंड इजी इंग्लिश के लेसन के वीडियोस मिलेंगे। आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। आप किसी भी एज ग्रुप के हों, जरूरी नहीं कि आप ये बच्चों के लिए ही है, आप किसी भी एज ग्रुप के लोगों से पूछिए,
वो पैसिव वॉइस में जरूर कुछ ना कुछ कंफ्यूजन कर जाते हैं, और ये कंफ्यूजन मुझे पूरा विश्वास है आज उनका दूर हो जाएगा. कितना much awaited lesson on passive voice. I have seen many videos on YouTube. No video has gone into this depth of understanding for proper identification of the voice of the sentence, either in Hindi or in English. Please remember these tricks for Hindi and English so that you are not confused, and each sentence you can identify easily whichever come to your knowledge. ठीक है, प्रैक्टिस करिए. अगली वीडियो में हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी, इसको आपको समझाएंगे. धन्यवाद.